राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ के बीकॉम प्रथम वर्ष के समस्त छात्रों का इस क्लास में मैं एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में अपन बिजनेस लॉ के तहत या व्यावसायिक संनियम के तहत कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको एक कोटेशन बताया था कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, परंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। और इस कथन का पहला भाग अपन ने अध्ययन कर लिया था, जिसमें ये कहा गया था कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, यानी कि सभी अनुबंध, जो भी अनुबंध होते हैं वे ठहराव अवश्य होते हैं। तो ये अपन ने कल अध्ययन किया था पिछले वीडियो क्लास में, और ये आपको मैंने भली भांति बता भी दिया था कि सारे अनुबंध जो हैं ठहराव क्यों होते हैं। अनुबंध के लिए हम कह सकते हैं कि ठहराव का होना आवश्यक है। बगैर ठहराव के अनुबंध होता ही नहीं, क्योंकि हमने ठहराव और अनुबंध की परिभाषाएं देखी थी और उसके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक है। अब ये ज़रूर है कि ठहराव बहुत से प्रकार के होते हैं, तो अनुबंध के लिए केवल वही ठहराव ठीक माने जाते हैं या केवल वही ठहराव अनुबंध का रूप ले पाते हैं जो कानून के द्वारा परिवर्तनीय कराए जा सकते हैं, जिनको राजनियम के द्वारा परिवर्तनीयता हासिल होती है। और ऐसे ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराए जा सकते, वे ठहराव केवल ठहराव ही रह जाते हैं। तो हमने देखा था कि जिस प्रकार से एक पेड़ के होने के लिए, वृक्ष के होने के लिए जड़ों का होना ज़रूरी है, बगैर जड़ के किसी भी पेड़ का निर्माण नहीं हो सकता, उसी प्रकार से ठहराव के बगैर किसी अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता। तो कल हमने इस कथन के प्रथम भाग को जानने का प्रयास किया था कि अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक है, तो प्रत्येक अनुबंध के लिए ठहराव होता ही है। अब समस्त ठहराव, इसका जो कथन का अगला भाग है वो ये कहता है कि समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये बात भी सही है कि सभी ठहराव अनुबंध नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि वे ठहराव ही अनुबंध का रूप ले सकते हैं जिनको कानून के द्वारा प्रवर्तनीय करवाया जा सकता है। ऐसे ठहराव जिनको कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, वो केवल ठहराव ही रह जाते हैं और वो कभी भी अनुबंध का रूप नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे कौन से ठहराव हैं जो कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करवाए जा सकते, आज मैं उनको बताता हूँ। और वे ठहराव वे हैं जो कि कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है और इस कारण से वे कभी भी अनुबंध का रूप नहीं ले पाते। तो इस प्रकार के जो ठहराव हैं उनमें सबसे पहला आता है घरेलू या पारिवारिक ठहराव, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। अब विद्यार्थियों, जहाँ तक घरेलू या पारिवारिक ठहराव का सवाल है, हम आए दिन परिवार में अपने ऐसे ठहराव करते रहते हैं जिनका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं होता, जिनकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होती, या हमारा उद्देश्य उनको वैधानिक संबंध स्थापित करने का नहीं होता है। अगर मान लीजिए घरेलू ठहराव या पारिवारिक ठहराव में भी हमारा उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करने का है, तब तो हम कह सकते हैं कि वो ठहराव कानून के द्वारा प्रवर्तनीय हो सकता है। लेकिन यदि पारिवारिक ठहराव में हमारा उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करने का नहीं है, तो ऐसा ठहराव ही रह जाता है। मैंने आपको जब ये क्लासेस स्टार्ट की थी वीडियो की, कॉन्ट्रैक्ट की, तो शुरू में बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो परिभाषा, एक तो आपकी सेक्शंस, धाराएं आपको याद करनी पड़ेगी, दूसरा केसेस। तो केसेस मैंने आपको बताया था कि समय समय पर मैं आपको केसेस बताता रहूँगा। आज मैं आपसे पहला केस शेयर करने जा रहा हूँ, और ये केस जो है ये श्रीमती बालफोर वर्सेस मिस्टर बालफोर का केस है। इस केस में ये मिसिस बालफोर और मिस्टर बालफोर ये दोनों पति पत्नी थे, और ये दोनों पति पत्नी इंग्लैंड के थे, और मिस्टर बालफोर श्रीलंका में नौकरी करते थे। तो श्रीलंका में जब ये नौकरी करते थे तो ये छुट्टियां बिताने के लिए इंग्लैंड अपने घर गए, अपनी पत्नी को लेकर, मिसिस बालफोर को लेकर। और जब इनको श्रीलंका वापस लौटना था, तो लौटते समय मिसिस बालफोर की तबीयत खराब हो गई और अल्टीमेटली उनको इंग्लैंड में ही रहना पड़ा। तो मिस्टर बालफोर ने इंग्लैंड से चलते वक्त श्रीलंका के लिए मिसिस बालफोर से ये ठहराव किया कि मैं आपको आपकी बीमारी के लिए और जीवन बसर करने के लिए प्रति माह 30 पाउंड की धनराशि भेजता रहूँगा।
और मिसेस बाल्फोर को वो ये धनराशि श्रीलंका जाकर भेजते रहे। बाद में पति पत्नी में कुछ विवाद उत्पन्न हो गया और विवाद उत्पन्न होने के कारण से उनके मध्य तलाक भी हो गया और मिस्टर बाल्फोर ने कुछ माह तो ये राशि भेजी और उसके पश्चात इस राशि को भेजने से मना कर दिया और राशि नहीं भेजी। तो मिसेस बाल्फोर ने लंदन की अदालत में कोर्ट केस दायर किया मिस्टर बाल्फोर के विरुद्ध कि उन्होंने मुझसे ये प्रॉमिस किया था कि वो मेरी बीमारी के लिए तथा जीवन गुजारा करने के लिए 30 पाउंड प्रति माह भेजते रहेंगे। उन्होंने कुछ माह भेजा और उसके बाद ये राशि भेजना बंद कर दिया, तो ये लिहाजा ये राशि मुझे दिलवाई जाए। तो कोर्ट ने माना कि ये पारिवारिक ठहराव था, व्यक्तिगत ठहराव था, घरेलू ठहराव था पति पत्नी के बीच, जिसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं थी, जिसको वैधानिक रूप से प्रवर्तनी कराने की इच्छा दोनों पक्षकारों की नहीं थी। अतः ये घरेलू ठहराव है, इसका कोई अनुबंध नहीं बनता और मिस्टर बाल्फोर केस जीत गए। तो घरेलू ठहराव जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करने का है वो तो अनुबंध बन सकते हैं, लेकिन ऐसे ठहराव घरेलू जिनको आए दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम करते रहते हैं उनका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं होता, इसलिए वे ठहराव ही बन रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने बच्चे को कहता हूँ कि मैं तुम्हें हर महीने 1000 रुपये पॉकेट मनी दिया करूँगा, मैं उसको 2 महीने देता हूँ और 1 महीने नहीं देता, तो वो कोर्ट में जाकर मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो मैंने उसके साथ ठहराव किया है कि मैं तुम्हें हर महीने 1000 रुपये दिया करूँगा, ये कोई ठहराव वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा से नहीं किया है कि मेरे को देना ही पड़ेगा और वो नहीं दूंगा तो वो मेरे खिलाफ कोर्ट में चलाएगा। ऐसा हमारा कोई उद्देश्य दोनों का नहीं है। तो ऐसे ठहराव जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करने का नहीं है, ऐसे घरेलू ठहराव या पारिवारिक ठहराव ही रह जाते हैं। तो ये मिसेस बाल्फोर वर्सेस मिस्टर बाल्फोर का केस बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा है मैत्रीपूर्ण या सामाजिक ठहराव, सोशल एग्रीमेंट्स। अब समाज में आए दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ठहराव करते रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ठहराव करते रहते हैं, पास पड़ोसियों के साथ ठहराव करते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो सामाजिक ठहराव होते हैं जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करने का नहीं है, वो ठहराव ही रह जाते हैं, अनुबंध का रूप नहीं ले सकते। तो कुछ सामाजिक ठहराव इस प्रकार के भी होते हैं जहाँ अगर उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करने का है तो वो अनुबंध का रूप ले सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी से शादी करने का ठहराव कर लिया है तो ये वैध ठहराव माना जाएगा और उसको कानून द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। इसी प्रकार से संतान को गोद लेने का ठहराव यदि आपने किसी के साथ किया है तो ये भी एक वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा रखता है। अन्यथा आमतौर पर जो सामाजिक ठहराव होते हैं समाज के लोगों के द्वारा किए जाते हैं, उनकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होती, क्योंकि वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं होती। जैसे मान लीजिए ए जो है वो बी से कहता है कि आज आप रात्रि भोज पर मेरे घर आइए, और बी उसके भोज के निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है, और स्वीकार करने के पश्चात बी ए के यहाँ रात्रि भोज पर नहीं पहुँच पाता, तो यहाँ पर क्या होगा, ए जो है बी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि ए ने बी को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया है और इसके पीछे कोई वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं है। दोनों मित्र हैं, एक मित्र ने दूसरे मित्र को भोजन पर आमंत्रित किया है और दूसरा मित्र भोजन पर किसी कारण से हाँ करने बाद नहीं पहुंच पाता, तो एक मित्र दूसरे मित्र के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं रखता, क्योंकि यहाँ सामाजिक ठहराव है जिसका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है। तीसरा है राजनीतिक ठहराव। तो ऐसे राजनीतिक ठहराव जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है, वे राजनीतिक ठहराव ही रह जाते हैं। जिन राजनीतिक ठहराव का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है, वे ठहराव कभी कभी लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण भी अवैध भी हो जाते हैं। मतलब ऐसे ठहराव राजनीतिक जो इनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है, और ऐसे राजनीतिक ठहराव कई बार लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण भी अवैध भी हो जाते हैं। जैसे पैसे लेकर किसी दूसरे के पक्ष में वोट देने का या मताधिकार करने का ठहराव कर लेना। तो आपका जो वोट है वो आप बगैर पैसे लिए किसी को देते हैं तो ठीक है, लेकिन पैसे देकर किसी के पक्ष में मतदान करना, ये ठहराव लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण अवैध भी हो जाता है। तो राजनीतिक ठहराव भी हम देखते हैं आए दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में राजनीतिक व्यक्ति एक दूसरे के विरुद्ध करते रहते हैं, लेकिन ऐसे ठहरावों का कोई वैधानिक संबंध स्थापित करने का मंतव्य नहीं होता, अतः ये ठहराव ही रह जाते हैं। चौथा है व्यापारिक ठहराव जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है।
मतलब कि आमतौर पर तो हम ये मानते हैं कि व्यापारिक ठहराव वे ठहराव हैं जिनका जो उद्देश्य है वो वैधानिक संबंध स्थापित करना होता है। दोनों पक्षकार और अनुबंध के एक दूसरे के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार रखते हैं और मंशा भी रखते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार का कोई व्यापारिक ठहराव किया जाए जिसमें कि पक्षकार आपस में ये कह दें एक दूसरे को कि हम व्यापारिक ठहराव तो कर रहे हैं लेकिन हम एक दूसरे के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करने की या वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो ऐसा व्यापारिक ठहराव भी फिर ठहराव ही रह जाएगा, अनुबंध नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखने वाले पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव। मतलब अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखने वाले जो पक्षकार हैं उनके द्वारा यदि किसी प्रकार का कोई ठहराव किया जाता है तो ऐसा ठहराव भी ठहराव ही रह जाता है। मतलब अनुबंध करने की क्षमता कौन रखते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया कि 3 पक्षकार हैं जो अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं, एक वयस्क व्यक्ति, एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति और तीसरा राजनियम द्वारा जिसको अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। यह हम कह सकते हैं इसके विरुद्ध कि एक अवयस्क व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता, एक अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता और एक राजनियम के द्वारा जिनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है वे व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगर अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखने वाले व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का कोई ठहराव किया जाता है तो वो ठहराव ही रह जाता है, अनुबंध नहीं बन पाता। नेक्स्ट है स्वतंत्र सहमति के अभाव में किए गए ठहराव। अब हमने पिछले वीडियोस में ये भी देखा था कि सहमति होना जरूरी है और सहमति का ही होना जरूरी नहीं है बल्कि स्वतंत्र सहमति का होना जरूरी है, फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। अब स्वतंत्र सहमति यदि किसी ठहराव में नहीं है और स्वतंत्र सहमति कब नहीं होती, जब वो उत्पीड़न के आधार पर हो, अनुचित प्रभाव के आधार पर हो या हम कह सकते हैं फ्रॉड कपट के आधार पर हो, मिथ्यावंदन के आधार पर हो या गलती के आधार पर हो। तो यदि उपरोक्त इन आधारों में से कोई भी आधार पर सहमति दी जाती है तो वो सहमति स्वतंत्र नहीं कहलाती और जब किसी ठहराव की सहमति स्वतंत्र नहीं है तो वो ठहराव ही रह जाता है, वो अनुबंध का रूप नहीं ले जा सकता। नेक्स्ट है बिना प्रतिफल के ठहराव। अब ये हम सब जानते हैं कि अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है। प्रतिफल कम हो ज़्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनुबंध के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन या प्रतिफल का होना आवश्यक होता है। अब प्रतिफल यदि किसी अनुबंध में या ठहराव में नहीं है, किसी ठहराव में प्रतिफल नहीं है, अनुबंध प्रतिफल का मतलब क्या है? प्रतिफल का मतलब ये है कि अनुबंध के जो 2 पक्षकार हैं उन दोनों पक्षकारों को कुछ के बदले कुछ मिलना चाहिए, समथिंग आउट ऑफ रिटर्न, दोनों को ही कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। यदि अनुबंध के दोनों पक्षकारों को कुछ हासिल नहीं होता तो वो अनुबंध नहीं कहलाता है। तो यदि ठहराव इस प्रकार का है जिसमें कि प्रतिफल ही नहीं है पक्षकारों के लिए तो वो ठहराव ही रह जाएगा, वो अनुबंध का रूप नहीं ले पाएगा। जैसे मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को कहता हूँ कि मैं आपको आज 2 कंबल शाम को दूंगा और मेरे को बदले में आपको कुछ नहीं देना है, तो ये अनुबंध नहीं है क्योंकि मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, दूसरे पक्षकार को तो कुछ मिल रहा है लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये ठहराव ही रह जाएगा, ये अनुबंध का रूप नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट है अवैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल के ठहराव। अवैधानिक उद्देश्य का मतलब ये है कि अगर आपका जो ठहराव आप करने जा रहे हैं वो ठहराव इस प्रकार का है जिसका उद्देश्य ही अवैधानिक है, तो ऐसे अवैधानिक उद्देश्य वाले ठहराव ही रह जाते हैं, कभी भी अनुबंध का रूप नहीं ले पाते। जैसे मान लीजिए ए बी को कहता है कि आप जाइए और सी को एक थप्पड़ मारिए और बदले में मैं आपको 2000 रुपये दूंगा, तो ये अवैधानिक उद्देश्य है। अवैधानिक उद्देश्य क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति को मारने की या अब्यूज़ करने की इजाज़त नहीं देता और आप किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का ठहराव करते हैं कि आप किसी व्यक्ति को मारने के लिए या थप्पड़ मारने के लिए 2000 रुपये देने का प्रस्ताव करते हैं और वो उसको स्वीकार कर लेता है, तो ऐसा ठहराव ही रह जाएगा, वो अनुबंध नहीं बनेगा क्योंकि इसका उद्देश्य जो है वो अवैधानिक है। नेक्स्ट है विवाह में रुकावट डालने का ठहराव। अब विवाह में यदि रुकावट डाली जाती है, अवयस्क व्यक्ति की बात अलग है, जो माइनर हैं उनके विवाह में रुकावट डाली जा सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वयस्क है, कोई विधुर है, कोई विधवा है और वयस्क हैं और विवाह करना चाहते हैं तो उनके विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव यदि किया जाता है तो ऐसा ठहराव जो है वो ठहराव ही रह जाता है, वो कभी भी अनुबंध नहीं बनता। नेक्स्ट है व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। अब जहाँ तक व्यापार का सवाल है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यापार या प्रोफेशन, पेशा या धंधा, ऑक्यूपेशन चुनने का अधिकार है भारतीय संविधान के द्वारा, और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का ठहराव किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं कर सकता जो कि किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यापार में रुकावट डालने वाला ठहराव हो। तो कोई भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के व्यापार में कानूनी रूप से कोई रुकावट डाल सके।
तो किसी दूसरे व्यक्ति के व्यापार में रुकावट डालने का यदि कोई ठहराव किया जाता है तो ऐसा ठहराव ही रह जाता है और वो कभी भी अनुबंध का रूप नहीं ले सकता। नेक्स्ट है अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव। मतलब ऐसे ठहराव यदि किए जाए जिनका कि अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता है तो ऐसे ठहराव ही रह जाते हैं, वो कभी भी अनुबंध का रूप नहीं ले पाते। अनिश्चित अर्थ का मतलब ये है कि जहाँ सर्टेनिटी नहीं है, जहाँ निश्चितता नहीं है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मुझे एक कार खरीदनी है और कार तो कोई दूसरा पक्षकार मुझसे कहता है आपका कार का बजट क्या है। मैं कहा बजट तो क्या है, मैं 5 लाख भी दे सकता हूँ, मैं 10 लाख भी दे सकता हूँ, मैं 20 लाख भी दे सकता हूँ। तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की राशि में बहुत अंतर है। यहाँ निश्चित नहीं हो पा रहा कि मैं कितनी राशि कार खरीदने के लिए खर्च करूंगा, 5 लाख करूंगा कि 10 लाख करूंगा कि 20 लाख करूंगा। यदि मैं कहता हूं कि मेरा बजट 5 लाख का है और मुझे 5 लाख तक की ही गाड़ी चाहिए, तो निश्चित है कि मुझे 5 लाख तक की गाड़ी ही दिखाएगा आदमी। लेकिन मैं कहता हूँ मेरा बजट तो मैं खरीदना चाहता हूँ 5 लाख की भी ले सकता हूँ, 10 लाख की भी ले सकता हूँ, 12 लाख की भी ले सकता हूँ, 15 लाख की भी ले सकता हूँ, 20 लाख की भी ले सकता हूँ, तो ये अर्थ निश्चित नहीं है। तो ऐसे ठहराव जिनका अर्थ निश्चित नहीं होता वो ठहराव रह जाते हैं, अनुबंध का रूप नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट है असंभव घटना पर आधारित ठहराव। मतलब कुछ ठहराव इस प्रकार के होते हैं जो असंभव घटना पर आधारित होते हैं, बिल्कुल असंभव घटना पर आधारित किए जाने वाले ठहराव। तो ऐसे ठहराव जो हैं वो ठहराव ही रह जाते हैं। मतलब असंभव घटना मतलब क्या हुआ कि जिसको पूरा किया ही नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए ए बी से कहता है कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए में ताजमहल बेचने के लिए तैयार हूँ, क्या आप खरीदेंगे? और बी कहता है हाँ मैं आपसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। ये असंभव घटना पर आधारित ठहराव है। क्यों? क्योंकि ये काम हो ही नहीं सकता। ताजमहल आपका नहीं है, आपको कोई भी चीज़ बेचने के लिए उस पर आपका अधिकार होना चाहिए और अगर आप उसके ओनर नहीं हैं तो आप वो नहीं बेच सकते। ताजमहल पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, सरकारी मामला है। तो ये असंभव घटना पर आधारित ठहराव है। ऐसा ठहराव ही रह जाएगा, कभी भी अनुबंध का रूप नहीं ले पाएगा। एक और होता है बाजी के ठहराव। बाजी के ठहराव का मतलब ये है कि जहाँ पर आप बेट लगाते हैं और इस प्रकार के जो ठहराव हैं वो ठहराव ही रह जाते हैं, कभी अनुबंध नहीं बनते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी से कहता है कि अभी 2 घंटे बारिश हो जाएगी और बी कहता है नहीं 2 घंटे बारिश नहीं होगी और दोनों पैसे का आदान प्रदान करने की बात करते हैं, तो ये कहलाते हैं बाजी के ठहराव। तो बाजी के ठहराव जो है ये भी ठहराव ही रह जाते हैं, ये अनुबंध का रूप नहीं ले सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए। हालांकि इस चैप्टर के बाद अपन आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी स्पष्ट रूप से वैध घोषित ठहराव हैं, उसमें बहुत से स्टैंडर्ड मतलब आपको बताए गए हैं, बहुत से प्रकार बताए गए हैं उनके कि क्या क्या प्रकार होते हैं, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। लेकिन अभी के लिए इतना सफिशिएंट है जो मैंने आपको बताया। ये 10-12 एग्जाम्पल्स मैंने आपको जो दिए ठहरावों के, ये सब वे ठहराव हैं जो ठहराव ही रह जाते हैं और वे कभी भी अनुबंध नहीं बन पाते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ यहाँ इस क्लास को समाप्त करना चाहिए। अब ये कोटेशन अपन ने पूरा पढ़ लिया है। पिछले क्लास में अपन ने कोटेशन आधा पढ़ा था। अपन ने ये देखा था कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। और इस कथन का दूसरा भाग अपन ने इस वीडियो क्लास में जाना कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। तो मैंने आपको वो सारे ठहराव बता दिए जो अनुबंध नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनको वैधानिकता हासिल नहीं है, इनको कानूनी प्रवर्तनीयता हासिल नहीं है, इनको वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता इस प्रकार के ठहरावों को, इसीलिए इस प्रकार के ठहराव ही रह जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पारिवारिक या घरेलू ठहराव, राजनीतिक ठहराव, सामाजिक ठहराव जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करने का नहीं है, या व्यापारिक ठहराव भी जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करने का नहीं है, ठहराव ही रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता कोई व्यक्ति, उस प्रकार का ठहराव करता है, स्वतंत्र सहमति के भाव में किए गए ठहराव, बिना प्रतिफल के ठहराव और अवैधानिक उद्देश्य के लिए किए गए ठहराव, या विवाह में रुकावट डालने के ठहराव, व्यापार में रुकावट डालने के ठहराव, अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव, बाजी के ठहराव, असंभव घटना पर आधारित ठहराव, असंभव कार्य करने के ठहराव, इस प्रकार के जो ठहराव हैं कुछ, ये ठहराव ही रह जाते हैं और ये कभी भी अनुबंध का रूप नहीं ले पाते। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोटेशन के रूप में कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते, समझाइए। तो आपको ये पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा आंसर, और
इसमें आपको 4-5 पेज आराम से लिखने का मैटर मिल जाता है। तो आज की वीडियो क्लास में ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।